घर के मुलाजमीन कौन? जज, सियासतदान, फौजी, क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट। तो हमारे मुलाजमीन ठीक काम नहीं कर रहे, तो मुलाजमीन फारग कर दो, अगले मुलाजिम ले आओ, मुलाजमीन की इस्लाह करो, उनको सराते मुस्तकीम पे लाओ। ये तो मालिक का काम है। सर जी, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अब इस टाइम बॉम्ब के ऊपर आप शहबाज शरीफ को बिठा दें, इमरान खान साहब को बिठा दें, नवाज शरीफ को बिठा दें, मरियम साहबा को बिठा दें, जिस मर्जी को बिठा दें, जो फौत हो गए उनको भी जिंदा करके बिठा दें, जो हमारे सियासतदान रह चुके हैं, इसने फटना है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दे दिया कि जनाब, लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो नहीं सकती इस्लाम की रूह के मुताबिक। लेकिन उन्होंने कहा जी इतना ही है मेरा काम, इस तो आगे मैं गल नहीं करनी। जरूर, इस तो थोड़ा आगे बढ़ो कि ये क्यों होता है ऐसे। यजीद हर दौर में डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। ये अमेरिका का एजेंडा था कि डंग निकाला जाए। ये बेसिकली हमारे पे नजर रखने के लिए, हमें क्रैकडाउन करने के लिए, इसका कोई मकसद नहीं, हमारा दफा करना। और फिर रियलिटी क्या है? हमारी रियासत हर कुछ वो करेगी पैसे कमाने के लिए। जी बंदे मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसे कमाओ। ये जितने लोग कहते हैं ना हार्ड स्टेट बहुत जरूरी है, हार्ड फैसले लेने, हार्ड फैसले लेने, हार्ड फैसले लेने, ये सारे लोग हमायत करेंगे जब रियासत हार्ड फैसला लेगी इसराइल के मामले में। 65-70 साल की उम्र तक जी के करना क्या है? जहां पे सांस नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, मर्जी की बात नहीं कर सकते, वोट नहीं, तो ये तो जीना तो नहीं है ना। ये तो हर रोज मरने वाली बात है। तो मैं तो ये तैयार कर रहा हूँ कि एक दिन मरूं, ना कि रोज मरूं। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं ईऑन पॉडकास्ट से असदुल्ला खान। असद भाई, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आपका प्लेटफॉर्म वालेकुम ईऑन सलाम। बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म है। बड़ी मज़े की उसके ऊपर डिबेट्स देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन देखने को मिलती है। आपके पॉडकास्ट जो होते हैं वो दिल करता है कि रात को इंसान उसे लगा के सो जाए, ताकि कुछ 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 ऐसी चीज़ें जो कि फ़ायदामंद होती हैं, जो समझ आती हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती हैं, वो सुने। इसी दौड़ में सर, जहां क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, इसी दौड़ में एक नया चैनल आया है, मिस्टर पतलू टिकटॉकर ने लॉन्च किया है। क्या हम्म। कंटेंट होगा उसके ऊपर, और कैसा, क्या उसका कोई आपने देखा है कि क्या चीज है वो? सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया, तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। हम इसके अहल और लायक नहीं है। सबसे पहले, हर किसी का, जो मैं समझता हूँ कि हक है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितनी को कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत रह गई है, हम्म, उसके अंदर हर किसी का हक है वो कोई भी कारोबार जो जायज़ है वो करे। जी। अगर आप मजमूए के तौर पे हमारा चैनलों का कारोबार देखें, उसमें बड़े प्रॉब्लम है। सबसे पहले, हमारे चैनल चलते हैं सरकारी पैसों पे। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म की वसादत से एक बात करना चाहूंगा कि सरकार 6 महीने सारे चैनलों के ऐड बंद कर दे, तो ये जितने आप सहाफ़ी, रिपोर्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर देख रहे हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। मैं एज ए 1/4 रह जाएंगे। तो अब रियासत अगर इस चैनल को पेट्रोनाइज करे, जिस तरह बाजार लग रहा है उनका फंक्शन देख के, तो फिर तो सर वो जो मर्जी चलाएं, चैनल की बल्ले बल्ले होगी, टीआरपी भी बड़ी ज्यादा होगी, पैसे भी बड़े ज्यादा मिलते रहेंगे। तो अगर आप ये बात करें कि चैनल पे क्या होगा, ये बेमायनी है। चैनल कौन चला रहा है, दर हकीकत सिर्फ वो मायने रखता है। टीआरपी जैसा घटिया एक सिस्टम, दुनिया जिसको रिजेक्ट करती है, कहती है कि ये जाल एक बेफाना सिस्टम है, हम्म, उसके तहत हम जज करते हैं कि इसको हमने पैसे देने हैं, जो टैक्स का पैसा होता है, उसके तहत वो चैनल चलते हैं। ठीक है। हमने देखा कि जब एआरवाई बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करता है, पैसे बढ़ जाते हैं। जब थोड़ी जेर जबर पेश होती है, पैसे कम हो जाते हैं। हमने जियो के साथ देखा है। हमने जियो कैंट में बैन होते हुए देखा है। जियो का अखबार कैंट में बैन होते देखा है। फिर जब मामला दुरुस्त हो जाते हैं, तो फिर हमने सदाबहार शोज देखे। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये जो पूरा क्लासिक टीवी का सर्कस है ना, ये टोटल नॉनसेंस है। ठीक। यही लोग जब अपनी पॉडकास्टें लॉन्च करते हैं चैनलों के नाम से, उनके व्यूज देख लें, तो मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट बिजनेस इनको 50,000 रुपये ना दे प्रमोशन के लिए। ठीक, क्योंकि ये रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर पतलू की जहाँ तक बजाते खुद हैसियत है, तो उन्होंने अभी अपने आप को साबित करना है कि वो कितने अच्छा चैनल चला सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो वो एक मीडिया पर्सनैलिटी थे, टिकटॉक लाइव्स करते थे, और उसके ऊपर टिकटॉक बैटल्स करके वो पैसे कमाते थे। अगर जो उन्होंने रेहान तारक साहब को इंटरव्यू दिया है, उससे कुछ जजमेंट निकाली जा सके, तो बाजार नजर आता है कि उनमें पेशेंस इतनी नहीं है, कि वो बर्दाश्त तनकीद की इतनी नहीं करते। हालांकि जब आप मीडिया पर्सनैलिटी होते हैं, तो फिर आपकी चमड़ी बहुत मोटी होनी चाहिए। आप कंटेंट बनाते हैं वकार भाई, मैं बनाता हूँ, लोग गालियां भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, फोन भी आते हैं धमकियों वाले, ये सब बर्दाश्त करना होता है।
तो अल्लाह मिस्टर पतलू के काम को कामयाब करे, हम उनके लिए दुआ गो हैं। और अगर इस काम में वो हलाल रिज़्क तलाश कर रहे हैं तो हम और भी ज़्यादा दुआ करेंगे। और अगर वो ये काम इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद सच्चाई पे करते हैं तो बहुत नेक अमल है। बाकी ये तो वक्त ही साबित करेगा। ये वही वाला सवाल है कि जी अभी बुज़दार साहब सीएम बने तो वो कितने अच्छे सीएम होंगे, या मरीम साहिबा सीएम बनी कितनी, ये तो 2 साल बाद ही पता चलता है। और वो तो रिजल्ट हम सबके सामने ही है। ठीक है सर, एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई, 5,300 अरब की करप्शन। ये रिपोर्ट आपकी नजर से गुजरी हम्म। होगी, और ये समझ आया कि ये, जी और जी करप्शन करने वाले एलीट क्लास है, उसमें एसआईएफसी का भी जिक्र है। क्या कहेंगे? जी। सर जी, पहले मैं एक दुरुस्तगी चाहूंगा। ये जो 5,300 का फिगर है ये एक्चुअली नैब की रिकवरी का फिगर है। जो एक्चुअल करप्शन का लेवल है वो 2.3 गालबन ट्रिलियन है। सबसे पहले ये समझे। ये शहबाज गिल साहब गलत फिगर कोट करते हैं। ये नैब की रिकवरी का फिगर है, जो नैब ने रिकवरी है, जिसमें से गालबन 5,000 अरब की सिर्फ जमीन रिकवर की है। कैश उन्होंने 300 अरब रिकवर किया, सालाना वो इतना ही करते हैं। लेकिन जो ज्यादा खौफनाक था उस रिपोर्ट में वो था कि 2.3 या 2.4 ट्रिलियन रुपीज का खसारा है आपके इनकम टैक्स के अंदर। वो बेसिकली क्या था कि लोगों ने टैक्स क्लियर नहीं किया हुआ, एसेट्स हाइड किए हुए हैं, बैंक्स ने अपनी पेमेंट्स हाइड की हुई हैं, तो ये सारा पैसा आपका ब्लैक में है। ये 18 बिलियन डॉलर बनता है साल का। आईएमएफ से आप बिलियन बिलियन का तरला लेते हैं, 18 बिलियन डॉलर जो टैक्सेबल इनकम है वो लोगों ने दबाई हुई है। अच्छा, अब इसमें मेरा एक मासूमाना सवाल है, तो वकार को जिसको तनख्वाह मिलती है, जिस तनख्वाह के चेक पे टैक्स कटता है, उसने तो नहीं दबाया हुआ। तो ये कौन लोग हैं? या तो ये फरिश्ते हैं ऊपर से हैं, इनका हमें पता नहीं चलता, या ये जिन्नात हैं। क्योंकि आजकल ये भी बड़ा मैटर करता है कि कोई पीर है कि नहीं है, कोई जादू करता है कि नहीं है। तो हमें तहकीक करनी चाहिए कि ये जिन कहाँ छुपे हुए हैं, इनके पास कितना पैसा है। वैसे उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी शाया किया कि ये जिन कौन है। उन्होंने बताया कि आपकी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ये सब मेजॉरिटी और बड़े बड़े कारोबारी हैं जो ये पैसा खाते हैं। उन्होंने कैसे मेंशन किया? उनका सरकार अगर पॉलिसी बनाती है किसी चीज़ की तो अपने कारोबारी दोस्तों के साथ बनाती है, जुडिशरी अपनी गेम खेलती है, ब्यूरोक्रेसी अपने एसेट नहीं डिक्लेयर करती, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो एक और ही पैमाने में पाकिस्तान। ठीक। तो उन्होंने पिन पॉइंट कर दिया। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ आईएमएफ की मेहरबानी, उन्होंने रहनुमाई भी कर दी कि सर, नो प्रॉब्लम, पानी अभी सर के ऊपर से नहीं गुजरा, आप ये 5 6 7 8 चीजें कर लें तो आप सराते मुस्तकीम पे आ सकते हैं। अब ये रिपोर्ट आज की नहीं है, ये रिपोर्ट पुरानी है। ये सरकार को डिस्क्लोज इसलिए करनी पड़ी बिकॉज आईएमएफ की शर्त थी कि ये रिपोर्ट तुम पब्लिक करोगे तो अगले पैसे हम देंगे। यानी कि सरकार ये रिपोर्ट को 3 4 5 6 हफ्तों से लेके बैठी हुई है, या शायद इससे भी ज्यादा टाइम। तो सरकार ने इस पे क्या अमल दरामद किया है? कुछ भी नहीं। जो रिकमेंडेशंस थी आईएमएफ की मुतलका डिपार्टमेंट से वो नजर नहीं आ रही कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स बने हों, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई एक्शन मूव किया। उसकी बुनियादी वजह है, देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सिंपल सिस्टम है। और मैं पहली दफा आपकी पॉडकास्ट की वसात से बता दूं कि मैं इस सिस्टम से ऐसे वाकिफ हूं जिस तरह मैं अपने बच्चों से वाकिफ हूं, मैंने इतने करीबी से देखा है। आप कोई भी कारोबार करते हैं पाकिस्तान में, आप एक सर्टेन पैसों से ऊपर चले जाते हैं, लेट्स से 5 अरब 10 अरब रुपए, कि आपका बिजनेस वॉल्यूम इतना है, आपके शरीकेदार हो जाते हैं कारोबार के अंदर, रियासत, रियासती इदारे, बड़े बड़े कारोबारी, वो खुद आपको तरगीब देते हैं कि जनाब आप पैसा छुपाएं, ऐसे छुपाएं, पैसा यहां पे लेके जाएं, इतना हमारा पैसा इन्वॉल्व करें, इतना हमें वाइट करके दें। क्यों? क्योंकि जो आप इलीगली पैसा कमा रहे होते हो तो उसको या तो एमनेस्टी के तहत आपने वाइट करना होता है, या कोई वाइट करके देता है, या मुल्क से बाहर लेके जाना होता है। ठीक। अभी आपने देखा था, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे आसिम मनी साहब, तो इमीडिएटली हुंडी सिस्टम पे क्रैकडाउन हुआ था। जी और कहा गया था कि ये क्रैकडाउन इसलिए हो रहा है कि डॉलर का रेट कंट्रोल हमने करना है। ओके, हुंडी सिस्टम क्रैकडाउन हो गया, क्रैकडाउन हो गया, मैंने आपने मान लिया। आप मानते हैं वकार हुंडी सिस्टम अब नहीं है जी पाकिस्तान में, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कहें जी। सोम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंकशाफ होता है कि बाइनम और कॉर्टेक्स जैसी एप्स हैं जिसमें आपका पैसा ऐसे मुल्क से बाहर जाता है, हम्म। कि आप यहां से यूएसडीटी खरीदते हैं, पैसा मुल्क से बाहर। और इस तरह की हजारों की तादाद से एप्स हैं पाकिस्तान में। और वो सिर्फ एक्सएनएस महीने का शायद मुल्क से 25 मिलियन डॉलर का, महीने का 25 मिलियन डॉलर का धंधा करती है। और इस तरह की सैकड़ों कंपनी हैं। तो ये कैसे ऑपरेट कर रही हैं? यानी कि आपने एक क्लासिक हुंडी का सिस्टम खत्म किया और दूसरा डिजिटल हुंडी का सिस्टम खड़ा कर दिया। ठीक है ना जी? ताकि आपका पैसा मूव करता रहे।
मलिक रियाज साहब ने दुबई में कहा कि मैं लॉन्च करूंगा बहरिया टाउन। जी यहां पे क्रैकडाउन शुरू हो गया प्रॉपर्टी डीलर्स पे कि कोई वहां काम नहीं करेगा, जो करेगा उसकी ऐसी की तैसी हो गया। किसी ने काम नहीं किया, पैसा फिर भी बाहर पहुंच गया। ये किन लोगों का पैसा है यार? ये कौन है लोग? ये वही लोग हैं जो हर जमात में होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनके पोर्चुगल के पासपोर्ट हैं। आसिफ साहब वैसे उनको चाहिए कि बंदूक अपनी तरफ की थोड़ी कार लें, को उनकी भी माशाल्लाह दौलत थोड़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी दौलत को प्रोटेक्ट करके रखे, उनको मुश्किल वक्त से बचाए। तो ये वही सारे लोग हैं जो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और मैं और आप इनके नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल लेते हैं। आप कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल उठा लें, उसका मालिक देखें कौन है, उसका मालिक क्यों है। अब छोटी सी बात है, अलीम खान साहब, मियां आमिर साहब, इनके अपने चैनल हैं, है ना जी? जी। क्या उन चैनल्स के ऊपर कोई तनकीदी प्रोग्राम चल सकता है उनके बारे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनकी मोहब्बत में क्या और चैनल उनके खिलाफ प्रोग्राम चलाएंगे? मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी को एक्सपोज किया था जिनका टीवी चैनल है। उन्होंने अपने टीवी चैनल, अपने डिजिटल चैनल से मुझे बैन कर दिया था। और मुझे तो कोई चीज़ का भार नहीं, मुझे तो तनख्वाह लगी हुई नहीं है। मुझे तो कोई 20,000 25,000 रुपये नहीं देता कि मेरे शो पे आ जाओ। हम तो मोहब्बत में, मुरव्वत में, प्यार में आ जाते हैं, किसी की शो पे को बुला दे। ठीक है। तो ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे बना हुआ है। तो यही वो लोग हैं जो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं। डीजीपीआर ने पिछले साल 20 अरब रुपए खर्च किए किस चीज पे? या तो हो ना कि आपका प्रोपेगेंडा काम कर रहा हो, वो काम भी नहीं कर रहा, पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन ये 20 अरब आए कहाँ से हैं? वकार और असद तो जेब से नहीं दिए डायरेक्टली कि ए लो जी पंजाब गवर्नमेंट आप पैसे खर्च कर लो। ये तो पंजाब की आवाम ने दिए हुए, एनएफसी अवार्ड के तहत फेडरल ने दिए हुए। तो ये ही वो लोग हैं जो आईएमएफ की रिपोर्ट में थे। और मजे की क्या बात है, आप इस पे पीटीआई की भी तनकीद देखें क्या है। क्योंकि ये आईएमएफ रिपोर्ट बाय द वे सिर्फ आज की नहीं है, ये मजमूआ है हमारे करतूतों का, हरकतों सकनात का। तो देखें, जब तक हमारी सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी और उनके दिलों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, कुछ चेंज नहीं करेगा। सर, ये 27वीं सारे अपनी बारी। जी जी, जी। असल में ये 27वीं तरमीम के बाद अदालती निज़ाम तब्दील, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत के बाद जमहूरियत कैसे जी। पॉसिबल होगी? क्योंकि एक एक ये भी कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए अपोजिशन लीडर का अभी तक फड्डा बना हुआ है कि वो चाह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर अचकजई साहब ना बने। इलेक्शन कमीशन की तैनाती का अलग से एक पंगा बना हुआ है। और अदालतें जो थी जहां पर मामलात लेकर लोग जाते थे, उनके ऊपर अदालती निज़ाम, जजेस की तकर्रियां और तबादले वो क्लर्कों के लेवल पे आ गए, उस तरह किए जाएंगे। तो कैसे जमहूरियत सर, फिर वो एक जुमला है ना, जमहूरियत कैसे पनपेगी? सर बड़ा सिंपल बात है, असल में ना हमें जमहूरियत का पार्ट उल्टा पढ़ाया गया है। कोई हम्म, ऐसा नहीं है। घर का मालिक कौन? मैं, आप। हम्म, घर के मुलाजमीन कौन? जज, सियासतदान, फौजी, क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट। तो हमारे मुलाजमीन ठीक काम नहीं कर रहे, तो मुलाजमीन फारग कर दो, अगले मुलाजिम ले आओ। मुलाजमीन की इस्लाह करो, उनको सराते मुस्तकीम पे लाओ। ये तो मालिक का काम है। मैं और आप अपने आप को मालिक नहीं समझते। मैं और आप अपने आप को गुलाम समझते हैं। हमारा बाप गुलाम समझता था, उसका बाप अपने आप को गुलाम समझता था, उसका बाप तो वाकई गुलाम था गोरे साम्राज्य में। ठीक है। तो जब मैं और आप अपने आप को गुलाम समझेंगे तो फिर तो हम यही कहेंगे, देखें ना, वो अदालत अब हम क्या करें और ईसीपी क्या करें, ये हमारे मुलाजम है यार। ठीक है ना? ये एक सोच है, एक फिक्र है। सर, आप मुझे बताएं, यहाँ ये भी आपका कंट्रडिक्शन आ जाती है चांस ना। होता है यूनिवर्सिटी में। जहाँ जहाँ हम हमारे मुलाजम में डेफिनेटली स्टेट के जितने भी मुलाजम होते हैं वो अवाम के मुलाजम हैं, हमारे मुलाजम में आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का जाहिर मामला बात है। है। फैसल हाँ वाडा हाँ। कहते हैं जी भाग जाओ इधर से, कोई नोटिफिकेशन सेशन की बात ना करना, कंटिन्यूशन है वो चलेगी। हालांकि उनकी तकर्री होगी। एक मुलाजम, एक मुलाजम दूसरे मुलाजम की हिमायत कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप और मैं जिस दिन अपने आप को मालिक तस्वर करेंगे, तब हम हक मांग सकते हैं, तब हम चीजें करेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, इस वक्त आप चलिए छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया मुशर्रफ दौर ने, निकाला ना उन्होंने। जी, आप मुझे बताएं, पंजाब के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने क्यों नहीं उनका बचाव किया? सवाल। खान साहब को निकाला गया, उनका बचाव क्यों नहीं किया गया? बेनजीर साहिबा को निकाला गया, उनका बचाव क्यों नहीं किया? हम मालिक नहीं समझते अपने आप को। हम नहीं समझते ये मुल्क हमारा है। हम समझते हैं कि हम यहाँ पे कहीं अफ्रीका, अमेरिका, बर्तानिया से आए हुए हैं, हम यहाँ गुलाम हैं, यहाँ फंसे हुए हैं।
जिस तरह हम जॉब तर जॉब मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, लगता है हम यहाँ के हैं। ये एक और सोच है ना मेरे मजबूरी यहाँ भाई, बैठे हुए हैं। कि जो, कोई मजबूरी नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कोई नहीं मजबूरी नहीं, नहीं मैं है। वही बता रहा हूँ कि मैं जो तो कहीं भी जा जो सकता जो यहाँ से हूँ। निकल रहे हैं, वो यही एक माइंडसेट है कि मजबूरी है, यहाँ बैठे हुए हैं। कल गए हुए थे आपके वजीर दाखिला एयरपोर्ट पे, वहां लोगों के जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो भी ड्राइवरी के वीजे पे बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे डंकियां मार के सर लोग यूरोप जा रहे हैं। मतलब डंकी मारना इटसेल्फ एक क्योंकि खुदकुशी है। हमने अपने लोगों को बार बार पढ़ाया और समझाया कि तुम गुलाम हो। हमारे एजुकेशन निज़ाम ने समझाया तुम गुलाम हो। हमारे उलेमा ने समझाया तुम गुलाम हो। कब पाकिस्तानी खुद सोचना शुरू करेंगे यार हम गुलाम नहीं है, कायदे आज़म ने मुल्क आज़ाद किया था हमारे लिए, उलेमा के लिए नहीं आज़ाद किया था, सियासतदानों के लिए आज़ाद नहीं किया था ब्रॉजी, हमारे लिए किया था। वो जो मुहाजिरीन उठ के यहाँ पे आए थे जिन्हें शहादतें दी थी उनके लिए आज़ाद किया था। तो मैं और आप अगर देखें, आप siyaset.pk में काम कर रहे हैं, जी। आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल इंडिपेंडेंट सहाफत कर रहे हैं, आपको रिस्क है ना, रिस्क होता है ना, एग्जैक्टली। हम भी ट्राई कर रहे हैं, रिस्क होता है ना। ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा मुल्क है, मैंने ठीक करना है, आपने कर लिए, तो हमें ये पूरी अवाम को बात बतानी कि हजूर इन लोगों ने ठीक नहीं करना, इनकी तो इंटरेस्ट में खराब रहे। देखो आपका पूरे मीडिया के इंटरेस्ट में निज़ाम ऐसे चले, जजेस के इंटरेस्ट में निज़ाम, कितने जजेस ने इस्तीफा दे दिए बताएं जी, कौन सी बगावत हो गई जुडिशरी में, कुल मिला के 6 लोग भी नहीं हुए, 10 भी नहीं हुए। ठीक है। तो मैंने और बट आप, क्योंकि अगेन इनको तो वही चीज तनख्वाहें आ मिल जाती है रही सर, है। मजबूरी है ना। इत्ताद एहसन साहब के साथ कुछ दिन पहले बात हो रही थी, वो कह रहे हैं इन सबकी मजबूरी है कि वो जो बंदा जिस सीट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, जब उसे वहां बिठा दिया जाए तो उसकी मजबूरी है कि उसने वो सीट सिक्योर करनी है। वो कहता है जी आप जो मर्जी करो, आग लगा दो, मुझे बचा दो बस। मैंने, वही एजाज साहब की बात है कि जब आपको पैसे, अपनी पोजीशन अजीज है, तो आपने इस मुल्क को तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, आपने तो किया ही नहीं एक्सेप्ट। ठीक है, एक और आप तो चीज है ना, बेसिक एक यहाँ और चीज पैसे है असद कमाने हैं। साहब, एक और चीज है यहाँ पे। सारे तो नहीं मगर मेजोरिटी यही है कि जो सिविल सर्वेंट हैं, जो कि हायर रैंक पे होते हैं, वो तो सर रिटायरमेंट के दूसरे दिन बाहर चले जाते हैं। किसी के तो बच्चे जाए ना पढ़ते हैं सर, यूरोप में, किसी की फैमिली बाहर है, किसी तो ने। जाए ना। देखिए, जो हम में से नहीं है जाए। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जिस दिन हमारी कौम ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा मुल्क है, कोई नहीं बचेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इस वक्त यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं। ये आपके फ्लड अभी गुजरे हैं, दो जी। तीन साल से इकोनॉमिक हाल बुरा है। साल 2 साल में जब लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? लोग यही मानेंगे ये मुल्क हमारा है। आपके ख्याल से जो लोग बजरिए डंकी भाग रहे हैं, ठीक है, उसकी मिकदार बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही मिकदार में यहाँ लोग मौजूद हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है या नौकरियां मिलनी नहीं। सर जी, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अब इस टाइम बॉम्ब के ऊपर आप शहबाज शरीफ को बिठा दें, इमरान खान साहब को बिठा दें, नवाज शरीफ को बिठा दें, मरीम साहबा को बिठा दें, जिस मर्जी को बिठा दें, जो फौत हो गए उनको भी जिंदा करके बिठा दें, जो हमारे सियासतदान रह चुके हैं, इसने फटना है। आपकी इकोनॉमी इस तरह बिल्ट नहीं है कि जॉब्स क्रिएट करे। ठीक है। प्राइमरी टू सेकेंडरी आपका हाईएस्ट ड्रॉप आउट है। आप सिक्योर नहीं कर पा रहे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चे बच्चियां, फैक्ट्रियां आप नहीं लगा पा रहे, SIFC पैसे खींच नहीं पा रही मुल्क के अंदर। तो मेरे भाई ये तो फटना है। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे सियासतदान, हमारी डीप स्टेट थोड़ी सी अक्लमंद हो, तो वो ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन खुद कर दे, राजा देखिए खुदा ना खास्ता ये ऐसे फटे के बाद में संभाला ना जाए। लेकिन मेरा वकार भाई, मैं इतफाकन 2 यूनिवर्सिटियों में गया हूँ पिछले एक हफ्ते में, दोनों इस्लामाबाद में। अच्छे घरानों के बच्चे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो सारे वहां थे। वो मुल्क को अपना समझते ही नहीं है, वो एलियन है, वो बाहर से आए हुए हैं। ये मुल्क पता नहीं हु आर दीज गरीब्स, ये जो मुल्क में फिर रहे होते हैं, वो एक मेजर गैप है। हमें पिंडों में जाना चाहिए, देहातों में जाना चाहिए, अंदरून शहरों में जाने बताना है कि भाई तुम्हारा मुल्क है जिसकी बड़ा कार को देखे ना। अभी मैं आज एक लाहौर में शख्स से रहता बात हो रही थी सर। हूँ आप। ये हम्म। साइबर क्राइम का केस भुगत रहे हैं। उनसे बात हुई और वो कह रहे हैं कि यार मैं तो तनकीद करता था ना, और तनकीद इसलिए करता था कि समझा सकूं कि आप सोशल मीडिया पे बैन लगाने से चुप नहीं करा सकते। जो आपने बात किया हमें पिंडों में और देहातों में जाना चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें तो इनको देहातों में, पिंडों में, स्कूलों में हमें अपने टीचर्स की तरबियत करनी चाहिए कि वो अपनी नस्ल की कैसे तरबियत करें, उन्हें बताएं। ये जो चीज आ अच्छा। गई है, ये
टिकटॉक की हमने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ये पता चले कि सोशल मीडिया क्या है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कारोबार की तरफ लेकर जाए। मगर यहाँ पर कुछ और चल रहा है सर, हमारी प्रायोरिटी नहीं है ये। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है वकार भाई। देखिए मैं अपने बच्चों का जिम्मेदार हूँ, अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूँ, अपने खानदान का जिम्मेदार हूँ, फिर मुआशरे के जिम्मेदार हर कोई है। ये एज मुसलमान हम बात मानते हैं। तो आप शुरू कर दें, अपने घर से जिहाद शुरू कर दें। देखिए जिहाद कई चीज़ों में होती है। जिहाद इसलिए नहीं मतलब खुदा उस बिल्ला आप कोई बंदूकें लेके रियासत के खिलाफ कुछ कर दें, कत्ल नहीं। जिहाद का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को अलाइन करें कुरान और सुन्नत के मुताबिक और उस तरह जीने की कोशिश करें। उसमें इंसान से गलतियां होती हैं, कमियां कोताहियां होती हैं। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन के निज़ाम को कंट्रोल लें। ठीक है। उसके बाद आप अपनी फैमिली की कंजम्पशन का कंट्रोल लें कि वो क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अब वो एक ड्रामा था लाजवाल इश्क, वो रियलिटी शो था। लोगों ने कहा जी बेहूदगी हो गई है। मैं दिल में सोचूं केड़ी बेहूदगी हो गई है, जेड़ा कुछ हो रहा है ते ये केड़ी गल है। मैंने टिकटॉक लाइव देखा हुआ था तो मैं कहा ये केड़ी गल है, बल्कि मैं तो समझता हूँ टिकटॉक लाइव से थोड़ा बेहतर ही था वो। ठीक है। फिर जी कोई एक्ट्रेस से कपड़े देख लें, उस लड़की ने ये पहन, सर आप पागल तो नहीं होगे? आप लाहौर शायद लिबर्टी चौक चले जाएं, वहां देख लें लोगों ने क्या पहना हुआ है, तो वही लोग वो स्क्रीन पे जब पहनते हैं तो क्या दिक्कत है आपको? तो हमें सोच बदलनी है। सोच बदलने का ये मतलब नहीं कि हम सब लिबरल हो जाएं। हमें एक्चुअली कुरान और सुन्नत के मुताबिक सोच बनानी है। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दे दिया कि जनाब लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो नहीं सकती इस्लाम की रूह के मुताबिक। लेकिन उन्होंने कहा जी इतना ही है मेरा काम, इस तो आगे मैं गल नहीं करनी। हुजूर इस तो थोड़ा आगे बताओ कि ये क्यों होता है ऐसे। फिर उसे मिसाल दो कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा हजरत उमर रजी ताला अन्हो से भरी महफिल में सवाल हुआ था उनके कुर्ते के बारे में, जो उड़ता नहीं, जो वो एक थोब होता है उसके बारे में। तो जहां हमारे उलेमा फेल कर गए, सियासतदान फेल कर गए, जज फेल कर गए, डिक्टेटर फेल कर गए, इसका मतलब मैं और आप गिव अप कर दें? नहीं। ये मुल्क कायद आजम ने मेरे मेरे बच्चों के लिए बनाया था, मैंने ये तहैया कर लिया, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने बच्चों की और जितने लोग हमें सुनते हैं, ठीक है, उनको कोशिश करूँ कि भाई इस मुल्क को अपनी मुट्ठी में लो। जज गलत काम कर रहा है, लोगों को बताओ ये गलत काम कर रहा है, परवाह मत करो कॉन्सिक्वेंस का। अगर आप इस खौफ में जिंदा रहोगे कि जनाब जेल हो जाएगी, केस हो जाएगा, तो फिर तो वो जीत गए हैं। सर बात जेल और केस से और भी मैं आगे आपको बढ़ गई सच्ची है बात सर। बताता हूँ कार्ड, सर गोलियां मारने तक बात आ गई है, तो हमने कश्मीर में देखा, देखिए बड़ी टीवी सिंपल बात है सर। फरीद के में देखा। देखिए सर, मैं मुरीद के में देखा हमने सर, मैं और आप इस ईमान पे जीतते हैं कि ये जो जिंदगी है ये बिल्कुल। खत्म होनी है। एक चीज गारंटी होती है हर इंसान को जो पैदा होता है कि तुम्हारी मौत होनी होनी है। तो माजरत के साथ 65-70 साल की उम्र तक जी के करना क्या है, जहां पे सांस नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, मर्जी की बात नहीं कर सकते, वोट नहीं, तो ये तो जीना तो नहीं है ना। ये तो रोज मरने वाली बात है। तो मैं तो ये तैयार कर रहा हूँ कि एक दिन मरूं ना कि रोज मरूं। ठीक है ना। और वैसे इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम गालम गलौज शुरू कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। नॉट एट ऑल। इस्लाम ये दर्शन देता हमें। ना हम गाली देते हैं, ना हम तोड़ फोड़ करते हैं, हम बताते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है बस। और इंशाल्लाह मुझे यकीन कामिल है कि रोज महशर अल्लाह हमें हमारे गुनाहों के लिए माफ करेगा और कहेगा यार इन्होंने ट्राई किया। इस्लाम का हुस्न ये है कि वो आपको ट्राई करने के नंबर देता है। रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है। देखें पूरी कौम ने उठ के फरवरी में वोट दिया, ठीक है, रिजल्ट निकालने वालों ने निकाला, उसके आगे जो हुआ क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं पता था? पता था। तो हमारा काम है ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, गिव अप नहीं करना। मायूसी तो कुफर है। तो मैं तो ये कहता हूं इस मुल्क को अपनाओ। इसके हर इदारे को सिराते मुस्तकीम पे खुद लाना होगा। क्योंकि सियासतदानों के तो इंसेंटिव में है, वो तो गोदी गोदी खेल रहे होते हैं। मुझे सर असली तूर भाई एक बात करते हैं, इलास्टिक वाली शलवारें पहने होते हैं, तो ये तो गोदी गोदी खेल रहे होते हैं। तो जब तक हम इस मुल्क को नहीं उसकी रकाबों से पकड़ेंगे तो ये तो हमें जिंदा खा जाएंगे। एक एक सर आपकी मैं वीडियो भी सुन रहा था, सेंटोरस मॉल के ओनर हैं यासिर इलियास साहब, वजीर आजम साहब के मशीर भी हैं जी टूरिज्म पर। वो अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं सर, इसराइली जी काउंटर पार्ट, और बड़े खुले डुले अंदाज में उन्होंने कहा हाँ वी आर जी ओपन फॉर एवरीथिंग।
वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। माशा, ये मैंडेट उन्हें नहीं किसने माशा। दिया? कि वो तो ना इलेक्टेड नुमाइंदे हैं सर, ना तो उन्हें किसी ने, चले ठीक है वो फॉर्म 45 47 वाली अलग कहानी है, ये तो उसमें भी नहीं है ना। हाँ जी, ये किस हाँ हैसियत से जी। जाके कह रहे हैं? और यहाँ पे मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार बैकडोर ये बातें चल रही हैं इसराइल के साथ। उनका नहीं यार, कौन सी बात करते हैं, ये पूरा मुल्क बाहर आ जाएगा सड़कों के ऊपर, यहाँ पर किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मगर जब एक हुकूमत का नुमाइंदा मशीर वजीर आजम जाकर ये कहे कि वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, ये तो सर डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा साइन है पूरी दुनिया के लिए। सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ इसराइल जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स का इंटीग्रल हिस्सा है। जी। हमास ने जो 7 अक्टूबर को इसराइल पे जवाबी हमला किया था, उसके तहत उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स को रोक दिया था। सऊदी अरेबिया बहुत करीब था उनको साइन करने के, और जो सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में करता है हम कहते हैं यस सर, हम तो हम ही भरते हैं। इस वक्त ट्रंप का एक क्लियर मिशन है कि मैंने ग्लोबल पीस लेके आना है, मैं को बहुत नेक शरीफ आदमी हूं, और वही तारीफ पाकिस्तान की रियासत उसकी बार बार करती है। अब जो बहुत बड़ा वीक पॉइंट है वो इसराइल की एग्जिस्टेंस है मिडल ईस्ट के अंदर। वो बार बार वहां पर इंतशार फैलाते हैं। फलस्तीन में 400 से ज्यादा दफा सीज फायर के बाद वो वायलेशनें कर चुके हैं, 300 प्लस लोगों ने शहीद कर दिए सीज फायर के बाद भी। वही सीज फायर जिसका हम ढिंडोरा पीट रहे थे कि जनाब मुबारक हो, मिठाइयां बांट रहे थे, जिसके ऊपर हमने मुरीद के बंदे शहीद कर दिए कि तुम किस लिए बाहर निकलो, वहां तो खुशियां मनाई जा रही। अटर नॉनसेंस। हमारी रियासत हर कुछ वो करेगी पैसे कमाने के लिए, बिकॉज दुनिया में एक कंपटीशन है इस वक्त। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी वर्सेस फाइनेंशियल ग्रोथ। सब ने चाइना का मॉडल देखा और उन्होंने कहा जी बंदे मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसे कमाओ। और पैसे कमा के इवेंचुअली आप लोगों के मुंह में पैसे डाल के वो चुप कर सकते हो। ये बात जो लोग इस्लाम में नहीं मानते उनके लिए तो सच हो सकती है, लेकिन आप कत्ले ना हक करके कैसे लोगों के मुंह में पैसा घुसेड़ सकते हो? इमाम हसन हुसैन हर दौर में जिंदा है, ठीक है। यजीद हर दौर में डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। तो इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जनाब गलत तो गलत कहना है, लिहाजा ये पॉलिसी रियासत अपने लेवल पे जरूर ट्राई करती है, लेकिन मैं इस बात से इतफाक करता हूँ कि अवाम नास इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर लेट्स जस्ट से कि पिछले 2 ढाई साल से आपने अवाम को गोलियां मारी हो, जेलों में डाला हो, उनकी जेन साजी की हो कि आपने रियासत तो कुछ नहीं कहना, तो फिर चांस ऑफ उनका फटना कम हो जाता है। अगर आपने प्रेशर कुकर से हवा निकाल ली हो हल्की हल्की वक्तन फवक्तन, तो वो फटता नहीं है। तो होता क्या है कि एक टिकट में अक्सर दो मजे लिए जाते हैं। एक तो सियासी ऑपोजिशन को क्रश करो, मुल्क को मुकम्मल टेक ओवर करो, और फिर हार्ड फैसले लो। ये जितने लोग कहते हैं ना हार्ड स्टेट बहुत जरूरी है, हार्ड फैसले लेने हैं, हार्ड फैसले लेने हैं, हार्ड फैसले लेने हैं, ये सारे लोग हमायत करेंगे जब रियासत हार्ड फैसला लेगी इसराइल के मामले में। वो कहें जी तकाजा है हमारा, हमारे लोग तो भूखे मार रहे हैं। आपको याद होगा फलस्तीन की लोग आवाज उठा रहे थे, तो यहाँ पे आवाजें थी बड़ी बुलंद, बड़े जिम्मेदार जनरल जो कह रहे थे आप फलस्तीनी क्यों बात करते हैं, लोग यहाँ भूखे मार रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप यक वक्त दो गलत कामों की बात कर नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, लाइक इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये चाहते हैं, ये अमेरिका का एजेंडा था कि मुसलमानों में से डंग निकाला जाए। जो ये उम्मत उम्मत करते हैं इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए, और इफेक्टिवली अगर आप मिडिल ईस्टर्न रियासतों को देखें, कॉकस रीजन्स की रियासतों को देखें, पाकिस्तान की रियासत को देखें, मुस्लिम उम्मत का कॉन्सेप्ट तो काफी हद तक मिट गया है। हम उम्मत इस हद तक है कि हम सबको सऊदी अरेबिया जाना होता है बस उम्रा या हज करने, लेकिन उम्मत, इसी उम्मत ने पिछले कई सालों में मुसलमान मुल्क ने मुसलमान मुल्क पर जंग मुसल्लत की। पिछले 25 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तो उम्मत का कॉन्सेप्ट उन्होंने किल किया है, तो वो जाहिर है रियासत लेवल पे भी आएगा। हाँ, क्या हमारी रियासत में आज लोग ढिंडोरा नहीं पीट रहे जब ईरान ने यहाँ मिसाइल मारी थी कि जी ईरान को मार दो फाड़ दो, अफगानिस्तान को मार दो फाड़ दो? अच्छा, इस बात पे हैरान होता हूँ कि यार अफगानिस्तान यहाँ जहारियत करता है, आप जवाबी कार्रवाई करो, उनको टेबल टॉक पे लेके आओ। ये इंडिया यहाँ जहारियत करता है, उनको सफाई हस्ती से मिटा दो। क्योंकि इंडिया में और अफगानिस्तान में मेरी दानिश के मुताबिक बड़ा फर्क है। एक हिंदुत्वा हार्ड स्टेट है और एक मुसलमानों का स्टेट है। तो लाइक आपका रवैया दोनों तरफ तो सेम नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ दीन को हटाया गया है, एक नई किस्म की चीज पेश की गई, सबसे पहले मुशर्रफ साहब ने की थी इनलाइटेड मॉडरेशन के नाम पे। और इसकी वजह से हमारे लोग कंफ्यूज हो गए अब। वरना मलिक साहिबा का मैंने इंटरव्यू देखा रेहान तारक साहब के शो पे,
तो मैं वरदा मलिक साहिबा को बिल्कुल गलत नहीं समझता। जो उनकी ब्रेन वॉशिंग हमने 20 साल से की है, जो इस रियासत ने ब्रेन वॉशिंग है, वो कुछ गलत नहीं कर रही। वो देखें, हमारी हर मूवी में नाच गाना है, हमारे स्टेज ड्रामों में नाच गाना है, हमारे जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर नाच गाना करते हैं, तो वरदा मलिक ऐसा क्या करती है? रेहान तारिक भाई उनको ऐसे वीडियो दिखाए तो मैं देता हूँ, सर आप उन्हें क्या कह रहे हैं? अगर नीलोफर मूवी की प्रमोशन हो रही है आजकल, मायरा खान साहबा और फवाद खान साहब की, तो कोई बंदा आपको कहेगा मायरा खान साहब आप ये कैसे डांस कर रही है मूवी में, या फलां मूवी में आपने ये कैसे डांस की है, ये आपको लगता है ठीक है? तो हमने ड्यूल स्टैंडर्ड बनाया है, क्योंकि मायरा खान साहिबा एक पढ़े लिखे स्लाइटली बेटर बैकग्राउंड से, और वरदा मलिक साहिबा थोड़ी कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड से, तो उन्हें जी वरदा मलिक साहिबा ने छड़ना नहीं है, एक गरीब के भी ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो भाई आपने तरीके ये बना दिए कि इंसान माशरे में अमीर कैसे हो सकता है? फ्रॉड करके, दो नंबरी करके, सियासत में आके, ब्यूरोक्रेसी में चोरी करके, या अगर वो खातून है तो हुस्न बेच के अपना किसी तरीके से, जो आप उन्हें सिखा रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो बात है। यही बहुत बड़ा अलमिया सर। अगर शॉर्ट कमेंट करें, दुख होता है, ये अगर बातें शॉर्ट करके कमेंट दुख करें होता असद भाई, बिल्कुल अगर शॉर्ट कमेंट कर दें, ये जो एक एजेंसी बनी थी एनसीसीआई, है। जी। इसके ऊपर हमारी पहले भी बात हुई। सर एक एजेंसी बनती है कानून नाफज करने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पूरी की पूरी एजेंसी सर करप्ट हो जाती है। मतलब उसके लोग कुछ पैसों के इल्जाम लगते हैं, हम्म। कुछ पे अखलाकी इल्जामात लगते हैं। उस दिन तो किसी ने बताया कि वो लोगों के मोबाइल फोन्स तक एक्सेस लेते थे और फिर पर्सनल डाटा भी लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। इस तरह सर जी, आपको याद होगा कि जब ट्रैफिक पुलिस बननी थी पंजाब में, तो पहले उन्होंने सोचा पुलिस के अंदर से बनाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा पुलिस साड़ी इन्नी गई गुजरी है कि नई फोर्स भर्ती करो। तो नई भर्तियां हुई थी। एनसीसीआईए किधर से बनी है? एफआईए से। एफआईए हमारा एक तबाहकुन अदारा था, नहीं अच्छा अदारा था। तो हम्म। रादर देन के एनसीसीआई के ये एग्जाम कराते, नई भर्तियां करते, नए सिरे से बनाते, इन्होंने वहीं से बंदे उठाए। तो सर, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 42 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ करप्शन की आदत है, उन्हें भूल जानी अगले दिन कि तुसी ना एनसीसीआई करता है। तो इन्होंने पहली ईंट टेढ़ी रखी। और दूसरा, एनसीसीआई किस मकसद से बनी थी? मुझे पता है, आपको पता है। ना वाइट कॉलर क्राइम रोकने के लिए बनी थी, ना जिनसी हरासा रोकने के लिए बनी थी। वो बनी थी कि उसको एक अटैक डॉग बॉडी बनाओ। अब क्या पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट वॉच डॉग नहीं बना रही सोशल मीडिया देखने के लिए? 12 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने रखा है उसके लिए। फेडरल का भी सामने आना है, बजट कितना आना है। तो ये बेसिकली हमारे पे नजर रखने के लिए, हमें क्रैकडाउन करने के लिए, इसका कोई मकसद नहीं हमारा दिफा करना। और फिर रियलिटी क्या है? नैब के कानून में कोई मसला नहीं है। नैब को अब्यूज किया गया, मिस यूज किया, हर किसी ने किया, सब ने किया। एंड में आपको नैब के दांत काटने पड़े। तो अब एनसीसी आएगा तो 1 साल के अंदर ही कट्टा खोल गया। उसको 20 साल लगे नहीं कट्टा खोलने में, 1 साल में खुल गया। तो जब आप इदारे बनाओगे पुठी नीयत से, तो रिजल्ट तो यही आएंगे। अगेन, अगर खुदा ना खासा एनसीसीआई हमारा दिफा कर देता, तब मैं हैरान होता। देखिए, एक इदारा बनाया गया लोगों को सप्रेस करने के लिए, वो लोगों का दिफा करना शुरू करे, तो आप सोचोगे यार मैंने तो नहीं, उसका सेब का गलत बाग इस्तेमाल लगाया इतना था। हुआ, वो हमें सप्रेस करने के लिए बनाया गया, मगर वहां मुलाजमीन ने खुद को सिक्योर किया, अपने लिए माल कमाया, और उन्होंने कहा जी यार सप्रेस करने वाला भाई, बात। सरकार ने सेब का बाग लगाया था, उसमें से सेब निकलने, किन्नू नहीं निकल सकते। ठीक है? तो एग्जैक्टली। जाहिर है उन्होंने वही हरकत करनी थी जो वो पहले कर रहे थे। तब्दील क्यों हो जाएंगे?